नमस्कार, मैं हूं संजय राठौर और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा की खास पेशकश वॉइस ऑफ गुरुग्राम। आज हम वॉइस ऑफ गुरुग्राम में एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहे हैं जो नए गुरुग्राम के सेक्टर 83 का है, एमआर पाम गार्डन का। सेक्टर 83 की ये सोसाइटी है जिसमें लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बता दूं, इस सोसाइटी के अंदर 1100 परिवार रहते हैं और सोसाइटी के 3 मुख्य मार्ग हैं, लेकिन 2 रास्ते तो सिर्फ कागजों में है। लेकिन धरातल की बात करें तो एक ही रास्ता है जिसका वो कहीं ना कहीं रेंट देते हैं, उसके बाद उसको यूज करते हैं। तमाम सोसाइटी के जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, इनसे मैं जानूंगा कि किस तरीके की समस्याएं इनके सामने आती हैं, क्योंकि गुरुग्राम की ये पहली सोसाइटी नहीं है। इससे पहले भी लगातार हम गुरुग्राम की बात करें या फिर न्यू गुरुग्राम की बात करें, तमाम ऐसी सोसाइटी हैं जिसमें मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों में काफी रोष है। क्योंकि बिल्डर जब उनको इनके सपनों का आशियाना देते हैं, वादे जरूर करता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर रास्ते होते हैं, लेकिन जब धरातल पर ये अपना वहाँ रहना शुरू करते हैं तो इनको रास्ता नहीं मिलता। और साथ ही साथ जब रास्ते की बात करें, जो मुख्य मार्ग है उसका भी कहीं ना कहीं ये किराया देते हैं, उसके बाद उस रास्ते को ये यूज करते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं पीने की पानी की समस्या, जो हर व्यक्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भी ये खरीद के पी रहे हैं। तमाम सोसाइटी के लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। एहसन मित्तल, टावर 7 703 है मेरा। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो रोड की है और पानी की पाइपलाइन का तो प्रपोजल ही नहीं रखा हुआ है अभी नेक्स्ट 1 ईयर तक। और उसके अलावा यहाँ पे सीवर की, एसटीपी की सब समस्याएं हैं और हम लगातार सब गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ फॉलोअप कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। सर, कौन सी सोसाइटी है, कब से आप इन तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं? हम लोग एमआर पाम गार्डन से बोल रहे हैं और यहाँ पे एमसीजी के पास चले गए, एमएलए के पास चले गए और उसके बावजूद सरकार को सब खबर भेजते रहते हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो तमाम मूलभूत सुविधाओं की मैं बात करूं, चाहे पीने की पानी की बात हो, रास्ते की जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि 24-24 मीटर के जो 3 रास्ते जरूर हैं, लेकिन 2 तो सिर्फ कागजों में, लेकिन धरातल पर नहीं है। तीसरा भी नहीं है। 24 मीटर का कोई रास्ता तैयार नहीं है। हमारे से सरकार ने और बिल्डर ने ईडीसी और आईडीसी जरूर ले लिया है, और वो भी करीबन 1 दशक पहले, लेकिन अब तक जैसे आप लोगों ने बताया कोई रोड नहीं है। अगर कल अब कोई भी इमरजेंसी हो जाती है सोसाइटी में तो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तो सोसाइटी में पहुंच ही नहीं सकता। इतना चौड़ा रास्ता ही नहीं है। सिर्फ एक रेवेन्यू रास्ता है, वो भी 4-6 कदम का है, उसमें से फायर ब्रिगेड गाड़ी नहीं आ सकती। और पानी है वो भी टैंकर से आ रहा है। यहाँ पे सीवर का कनेक्शन नहीं है, बिजली का कनेक्शन है वो भी शॉर्टफॉल है। इसके लिए हम रेजिडेंट हैं, वो सीएम विंडो पर भी गए हैं। सीएम विंडो की जो ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो ऐसे ही क्लोज कर दी जाती हैं। रेरा में केस डाला हुआ है, उसकी हियरिंग है, बस उसकी तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। अब तक कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं मिला है हमें, और ये सारी समस्याएं ये चल रही हैं। इसके लिए हम परेशान हो रहे हैं, देखते हैं कितने दिन और लगेंगे। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उनका अपना एक आशियाना हो, और वो आशियाना गुरुग्राम में हो तो कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा उसको माना जाता है। और ऐसे में अपनी गाड़ी कमाई आपने बिल्डर के हाथ में रखी, और उसके बाद किस तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। पानी है, बिजली है, रोड है, इन सब के लिए तरस रहे हैं। आज तक हम सारी जगह जाए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज आपके माध्यम से हम हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, सुन ले तो बड़ी मेहरबानी उनकी। 1100 परिवार इस सोसाइटी के अंदर रहते हैं। जिस तरीके से हम बात करें, जो पीने का पानी है वो भी आप खरीद के पी रहे हैं? बिल्कुल खरीद के पी रहे हैं। टैंकर आ रहे हैं हमारे यहाँ रोजाना, उसका पैसा दे रहे हैं हम, सड़क का पैसा दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है। और तो कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई बिल्डर के हाथ में जरूर सौंप दी। इसमें एक बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ने उनको एनओसी दी तो वो भी एक बड़ा मुद्दा है। मेरे साथ जो एक्सपर्ट हैं संजय जी, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। रियल स्टेट में आप डील करते, किस तरीके की अब चीजें हैं जिनको देखते हैं आप? देखिए संजय जी, जहाँ तक बात है कनेक्टिविटी की, तो ये खासी दिक्कत है सभी नए सेक्टर्स में। दिक्कत क्या है, ये सरकार की एक बड़ी कमी रह गई स्टार्टिंग से मास्टर प्लान में, कि 84 मीटर के जितने रोड हैं वो एक्विजिशन डल चुकी है। 24 मीटर के रोड जितने भी हैं उसकी आज तक कोई एक्विजिशन स्पष्ट पॉलिसी नहीं है। और वही एक बड़ा कारण है कि हालांकि इन नए सेक्टर्स में अभी पीछे पानी और सीवर के मास्टर लाइन डल गई हैं,
24 मीटर के इंटरनल रोड ना होने के कारण वो अंदर सोसाइटी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हर्डल है। इसमें जो सबसे पहला काम करना होगा, देखिए किसी भी समस्या का समाधान एक तरीके से निकाला जाता है। तरीका क्या है कि मेन रोड से जब तक 24 मीटर कनेक्ट नहीं होगा तब तक ना आपकी बिजली की तारें, ना आपका सीवर की पाइपलाइन, ना स्ट्रोम लाइन और किसी भी, चाहे वो गैस पाइपलाइन हो, कोई भी डल ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक कनेक्ट नहीं होंगी। तो जब तक 24 मीटर रोड एक्वायर नहीं होंगे तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। इसके लिए सरकार को तुरंत, जैसे 60 मीटर की एक्विजिशन पॉलिसी है, ऐसे ही 24 मीटर की एक्विजिशन पॉलिसी पर तुरंत काम करना होगा। उनकी एक्विजिशन तुरंत करनी होगी। दूसरा जो सबसे बड़ी विडंबना है कि बिल्डर ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोगों ने प्रोजेक्ट खरीदा, पोजीशन हो गई, और कमाल की बात है कि गवर्नमेंट ने इन प्रोजेक्ट्स को ओसी भी दे दी, जबकि कनेक्टिविटी पूरी है ही नहीं। जैसे अभी ये डिस्कशन में भी आ रहा था कि अगर भगवान ना करे कल को कोई हादसा हो जाए तो इस सोसाइटी में, और ऐसी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ हैं, उसमें पाम गार्डन भी एक है, आपके पास फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच सकती। तो इतने बड़े रिस्क को लेते हुए सरकार ने ओसी कैसे दे दिए प्रोजेक्ट की, जब तक 24 मीटर के रोड, चाहे बिल्डर ने चाहे वो गवर्नमेंट ने कंप्लीट करने थे, जिस भी पॉलिसी के तहत करने थे, 24 मीटर के रोड जब तक कंप्लीट नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके समस्याएं जो कि तो बनी रहेंगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि उन्होंने जो ओसी है वो उनको दे दी। कुछ महिलाएं, उनसे जानता हूँ मैम, आप ऑफिस भी देखते हैं और साथ ही साथ फैमिली भी देखते हैं, कितना चैलेंज मानते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आप एक गृहिणी है, जिसकी वजह से, क्योंकि 1100 परिवार यहाँ रहते हैं, एक तरफ रास्ता आपके पास नहीं है, पीने का पानी आपके पास नहीं है। देखिए, तकलीफ तो यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमें प्रॉमिस किया गया था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ जो स्पेशली हमें आउटसाइड का हमने टैक्स भी भरा है उस चीज़ के लिए, लेकिन कोई वो हमें फैसिलिटी या प्रिविलेज वो प्रोवाइड नहीं की गई है। अब सब लोग रात को भी वर्किंग होते हैं, लेट नाइट ऑफिसेज होते हैं गुड़गांव में, लेट नाइट आना होता है, तो यहाँ जो बीच में जो रास्ता पड़ता है वो हमें रेवेन्यू रोड से आना पड़ रहा है, लेकिन कोई भी कॉन्क्रीट रास्ता हमें नहीं मिलता है। और उसके लिए हम काफ़ी बार रेज भी कर चुके हैं। पिछले 3 साल हो गए यहाँ पर हमें शिफ्ट हुए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी हमें एक ठोस उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिला है। तो अगर आपके तहत अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो वी वुड बी हाईली ग्रेटफुल टू यू। अधिकारियों के पास आप जाते हैं, फिर बिल्डर से आपकी बात हुई हो तो क्या आपको रिवर्ट मिला? देखिए, रिवर्ट तो हमेशा प्रॉमिस ही मिलता है कि बहुत जल्द हो जाएगा, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी तक कोई सोल्यूशन हमें नहीं मिला उस चीज़ का। आपने देखा है सोसाइटी कितनी सुंदर है, यूएसपी कितनी, इस चीज़ की जो यूएसपी है यहाँ का ओपन एरिया है, लेकिन अगर वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है, बाहरी एक कोई रास्ता नहीं है यहाँ से कनेक्शन होने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है तो एक कोई एम्बुलेंस या कोई फायर ब्रिगेड कुछ भी एंट्री नहीं हो पाएगी। तो ये तो एक बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ होती है जो हर एसोसिएशन के पास या हर कंडोमिनियम के पास होनी चाहिए। मैम, अपनी गाड़ी कमाई में से आपने यहाँ इन्वेस्ट किया, अब किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि मन में एक तो ज़रूर आता होगा कि इतना अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए हम तरस रहे हैं। वो तो है ही, बिल्कुल है। अब जैसे पानी का इशू भी इन्होंने रेज किया था, हमें पानी भी खरीदना पड़ रहा है। अब इस टाइम पे भी अगर हमें 2022 में भी आगे अगर हमें ये देखना पड़ रहा है कि यहाँ वाटर सप्लाई भी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लैकिंग है एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ के लोग हैं, अब अफसरों से भी उनका भरोसा टूटता जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मेन प्रॉब्लम रोड की है। रोड के जब कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उससे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो पहले मेन तो रोड का वो समाधान करना चाहिए, ये है मेन दिक्कत है। और फैसिलिटी वगैरह होनी चाहिए, गैस वगैरह से सीएनजी वगैरह का जो प्रोविजन वो भी होना चाहिए। यहाँ पर सभी सोसाइटी में होता है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है इस तरह का प्रोविजन वगैरह। ये था मेन प्रॉब्लम। सर, कहाँ कहाँ शिकायत आप लोग कर चुके हैं और उसके बाद अभी तक क्या संतोषजनक आपको जवाब? इसके लिए एचरेरा में हमारी टीम ने एक केस फाइल कर रखा है डेफिशिएंसी के लिए। इसके अलावा सीएम विंडो पे भी हमने शिकायत की थी, उस पर भी कोई समाधान नहीं निकला। 24 मीटर की, जैसा कि संजय ककरालिया साहब ने बोला कि कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी नहीं है, जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक ज़मीन एक्वायर नहीं होगी, तो रोड नहीं बनेगा तो बाकी सुविधाएं भी हमारे पास कैसे आएंगी। आप ये सोचो कि मेन स्टॉर्म वाटर ड्रेन कैसे डलेगी, यहाँ तक की कनेक्टिविटी के लिए आप ये सोचो पाइपलाइन जो वाटर की कैसे आएंगी। तो ये जब तक नहीं है, जब तक हमें पाइप वाटर नहीं मिलेगा या आईजीएल की जो गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक तो मतलब ये अधूरा है हमारा सपना यहाँ रहने का। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर कंडो को चाहिए। सरकार से हम टैक्स देते हैं, ईडीसी आईडीसी पे किया है,
तो हम ये बेसिक चीज़ें मांगते हैं। अब टैंकर का पानी आता है, 30 लाख का हमारा मिनिमम जो है पे आउट है, 30 लाख हर साल जाते हैं हमारा। तो ये देखो हमारे ऊपर कितना अतिरिक्त बोझ आता है सिर्फ इस चीज़ का। डीजी चलते हैं, अब तो सरकार का ये भी आ गया है कि डीजी नहीं चला सकते आप, ठीक है, सिर्फ लिफ्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो अब ये बताइए 4-4 घंटे का आउटेज होता है, कई बार पूरी रात बिजली नहीं आती, तो बिना डीजी के हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो सरकार कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी तो ले आती है जो बिल्कुल रेजिडेंट्स के अगेंस्ट है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई काम नहीं करती है कि तुम हमें 33 kV कनेक्टिविटी तो दो। लाइट ऐसा हो कि आधे घंटे ना जाए पूरे 24 घंटे में, उससे ज़्यादा जाए तो सरकार पेनल्टी ले उसके लिए। बहुत से देशों में ऐसा है कि ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए जब लाइट जाती है तो उसके लिए पेनलाइज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। यहाँ कोई ऐसी है नहीं, खुद अकाउंटेबिलिटी किसी चीज़ की लेते नहीं है, और रेजिडेंट्स पे कोई ना कोई तुगलकी फरमान आता रहता है हर 6 महीने में। तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि ये इस चीज़ को सरकार सीरियस ले और इन सब मूलभूत सुविधाओं के लिए काम करें। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं 33 kV के जो एक बात है, बिजली वो भी कहीं ना कहीं इनको पूरी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लाइट कट रहती है, बिजली पावर कट रहते हैं। सबसे बड़ी बात, अब तो नगर निगम मानेसर में आपकी सोसाइटी आ गई है। ऐसा नहीं है कि हम मानेसर में आ गए हैं। हम इस समय उस जगह पे बैठे हैं जहाँ पे मानेसर वाले कहते हैं कि ये एमसीजी है, एमसीजी वाले कहते हैं मानेसर है। तो हमें सीरियसली नहीं पता हम कहाँ बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि दिक्कत ये है कि सरकार की कोई भी पॉलिसी किसी भी तरीके से क्लियर नहीं है, चाहे वो 24 मीटर रोड कनेक्टिविटी की हो, चाहे वो 33 kV सब स्टेशन की हो, चाहे वो पानी की पाइपलाइन की हो या आईजीएल की पाइपलाइन की हो। किसी भी जगह पे सरकार की कोई भी पॉलिसी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, एक जगह पे बहुत क्लियर है, अगर 31 जुलाई को टैक्स नहीं भरेंगे तो हमें परेशानी होगी। सफ़र आप कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की यहाँ आशियाने आपने लिए न्यू गुरुग्राम में, लेकिन अब किस तरीके से आप देखते हैं जब आपने बिल्डर ने आपके साथ कमिटमेंट की, तो जो ब्रोशर होगा उसमें तमाम रास्ते होंगे, तमाम सुविधाएं होंगी? बिल्कुल, ब्रोशर में सब कुछ है, तमाम रास्ते हैं, 3 तरफ से रास्ता है, तीनों तरफ की कनेक्टिविटी है, सोसाइटी के अंदर ये फैसिलिटी होगी, वो फैसिलिटी होगी। बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होता है, और जहाँ तक मेरे को लगता है बिल्डर के साथ साथ गवर्नमेंट दोनों ही इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से हर रेजिडेंट को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तो तमाम शिकायतों के बावजूद भी कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से एनओसी बिल्डर को दी, उसके बाद तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक सवाल निशान सरकार के उन अधिकारियों के ऊपर भी खड़ा हो जाता है जिन्होंने इनको एनओसी दी, और उसके बाद अब ये लोग सफ़र करने के लिए मजबूर हैं। क्या कहेंगे सर? सर, एनओसी जब दी जाती है तो एनओसी, आप इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ओसी भी जो दिया गया है, तो ओसी एक 9 या 10 फीट की रेवेन्यू रोड के ऊपर दिया गया है। तो 9 और 10 फीट की रेवेन्यू रोड से ओसी मिलना ही एक जो गवर्नमेंट की तरफ से जो एक बड़ा चैलेंजिंग बोल सकता हूँ कि अप्रूवल है। तो जब गवर्नमेंट को अपना खुद का ही जैसे होमवर्क नहीं कर रही है तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आएंगी। तो एक मतलब कनेक्टिविटी से रिलेटेड गवर्नमेंट को किसी भी प्रोजेक्ट को प्रूव करने से पहले ये चीज़ें होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा। बिल्डर से आप मिले तो क्या आश्वासन बिल्डर की तरफ से मिला, या फिर तमाम आप शिकायत कर चुके हैं तो निचोड़ क्या निकल के अभी तक आया? सर, बिल्डर से तो काफ़ी मीटिंग होगी। बिल्डर अपना पल्ला झाड़ देता है बोल के कि ये हमारी स्कोप में आता ही नहीं है, ये गवर्नमेंट को करना है, और गवर्नमेंट कब एक्वायर करेगी ज़मीन 24 मीटर रोड के लिए, ये गवर्नमेंट खुद भी कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रही है। तो हम बीच में ही अटके हुए हैं। तो अब आगे की किस तरीके की प्लानिंग होगी, क्योंकि 1000 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते हैं इस सोसाइटी में? सर, आप आगे की प्लानिंग, एक तो आप ही जरिया है हमारा कि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुँचे और कोई तुरंत एक्शन लिया जाए। बाकी हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलने का, वो हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तमाम लोग और मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि इन समस्याओं के बीच में अधिकारी हो या फिर नेता हो, उनके क्या रिएक्शन रहे हैं, क्या उनकी बातों से अभी तक कोई संतोषजनक जवाब मिला है या नहीं मिला, या फिर आगे भी इस तरीके से ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे? सर नहीं, हम लोग तो जैसे बताया हम लोगों ने कि हम लोग काफ़ी टाइम से अपना मुद्दा उठा रहे हैं। डिफरेंट अधिकारी के ऊपर एमएलएस के साथ भी हम लोग बातें किए हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया में भी हम लोग रेस के इश्यूज़ को, लेकिन जो मूलभूत जो इश्यूज़ है इस सोसाइटीज़ के ना, वो कहीं ख़त्म होते हुए हमें दिख नहीं रहा है।
सबसे बड़ा चीज़ यही सोसाइटी में है कि 3 रोड हम लोग कनेक्टेड है, 3 24 मीटर रोड कनेक्टेड है फ्रॉम गेट नंबर 1, 2 एंड 3। 3 सोसाइटी का 3 ऐसे बहुत कम सोसाइटी आपको मिलेंगे जहाँ पे 3 गेट से 3 24 मीटर में रोड कनेक्टेड है। लेकिन आज के दिन में हकीकत ये है कि एक गेट से रोड ऐसे कनेक्टेड है जिसको हम लोग लीज रेट पे पे कर रहे, देन ओनली हम लोग रोड को यूज़ कर पाते हैं। अब बाकी 2 गेट पे रोड कहीं पे के गांव का 11 मीटर का जो रेवेन्यू रास्ता है उसके थ्रू कनेक्ट होता है, और NH8 जाने के रास्ते में जो NH8 2 गेट यहाँ पे NH8 से कनेक्टेड है, बट NH8 के सर्विस में पानी भरा रहता है बरसात के टाइम पे। तो प्रॉब्लम बहुत सारा है उसमें। NH8 का ही रिस्पॉन्सिबल है कि सर्विस लेन को वो बिल्डअप नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी से है कि 24 मीटर का रोड उन्होंने सिर्फ, देखिए नोएडा पे एक पॉलिसीज नहीं है, दिल्ली पे पॉलिसीज नहीं है, गुड़गांव में पॉलिसीज है। बिल्डर बनाएगा रोड, बिल्डर रोड बना सकता है जब वो रोड को गवर्नमेंट रेट पे एक्वायर कर सकते हैं। कौन एक्वायर करेगा? जो किसान है वो अगर बहुत ज़्यादा मुआवजा मांग रहे हैं तो उस रोड को बिल्डर भी नहीं कर पाते उसको एक्वायर, तो बिल्डर को भी 2.5 हम लोग नहीं बनते। कहीं कहीं अधिकारी का आना पड़ेगा, जैसे सब बात कर रहे हैं कि DDCB का कोई एक पॉलिसी आना पड़ेगा जिसमें रोड एक्विजिशन कोई क्लॉज आके फोर्स मेजर आके रोड को एक्विजिशन, रास्ते को एक्विजिशन करे, सो दैट हम लोग को सोसाइटीज़ के तीनों रोड कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश हम लोग सोसाइटी में। प्लस पानी का जो प्रॉब्लम उन्होंने लोगों ने बताया कि पानी का अभी तक कोई GMD का लाइन यहाँ तक आया नहीं हम लोग के यहाँ पे कनेक्शन होने के लिए, तो पानी नहीं है। अब देखते हैं टैंकर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, सामने आपके सामने से टैंकर गया, तो वी आर फोर्स टू बाई द वाटर, इतना पैसा देके बाय कर रहे हैं, वही सोसाइटी मेंटेनेंस में जा रहे हैं, सबके जेब में उसका इफेक्ट हो रहा है। और 33 KVA का बात तो अभी बताया हरीश जी ने। गवर्नमेंट से क्या आप अपील करना चाह रहे हैं आप? सर हम अपील करना चाहते हैं, प्लीज़ 24 मीटर जो रोड्स का जो एक्विजिशन का इशू है इसको जल्द से जल्द आप लोग समाधान करिए। और आज के दिन में भी जहाँ पे गुड़गांव मानेसर के 2011 का मास्टर प्लान में भी आप लोग दिखाया हुआ है, उसको उस सोसाइटीज़ में जिनको पोजीशन अपने 2018 ऑनवर्स देना स्टार्ट किया, वहाँ पे पानी तक नहीं पहुँचा पाया। इससे शर्म के बाद कोई गवर्नमेंट के लिए हो नहीं सकता, और इसमें गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इमीडिएटली। तो बिल्कुल इन लोगों की बिल्डर के साथ साथ अधिकारी और सरकार के नुमाइंदों से भी जो इनकी उम्मीद है वो थमती जा रही है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार अपनी जो मांगे हैं उनको लेके ये अधिकारियों से मिल रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे? I think a lot of people says lot of things. Road is a major issue because I daily travel from evening, so it's very unsafe. अगर आप देखेंगे रोड की जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि रोड क्लियर डिमार्केशन नहीं है, तो वहाँ पे देखिए आप लगेज ट्रॉली लगी रहती हैं, सो अनसेफ फॉर द वुमेन टू कम। मैंने कम 8 मॉर्निंग, इतने सारे लोग ड्रंक स्टेट में पड़े रहते हैं रोड पे, क्योंकि डिमार्केशन ही नहीं है। सेकेंडली वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर टैंकर से आ रहा है, बट वाटर के साइड इफेक्ट्स बहुत है। आप देखिए RO के फिल्टर जो 3-4 महीने में, हर 3-4 महीने में चेंज हो रहे हैं। वॉशिंग मशीन इज ऑल्सो गेटिंग रिपेयर्ड एवरी मंथ, सो रिवर्स इफेक्ट तो सारी चीज़ों के ही है। तो गवर्नमेंट शुड सी कि इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक नेसेसिटी तो होनी चाहिए। अभी आई थिंक MR पाम मिल्स में आई थिंक 6 मंथ पहले केस हुआ था, एम्बुलेंस नहीं आ पाई थी क्योंकि बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी एंड देयर इज अ डेथ, एंड इट कैन बी हेयर ऑल्सो एनी टाइम, नोबडी कैन स्टॉप इट, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं आ रही है तो बंदा जाएगा कहाँ से? सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं, आप एक महिला हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो इस पूरे सेक्टर में है? सेफ्टी तो कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1 पे बस्ती बन गई है कच्ची, कोई बिल्डर ले नहीं रहा है। आप देखिए झुग्गी बस्ती है, मतलब इतनी बड़ी सोसाइटी, रात को आप आएंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको बाहर जो आपका मन ही नहीं करेगा सोसाइटी में घुसने का। सेकेंडली व्हाट आई बिलीव कि अब तो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं गेट नंबर चोरी के, स्नैचिंग के, तो कौन कर रहा है? झुग्गी वाले। तो गवर्नमेंट पेट्रोलिंग ही नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, रात को जब मैं गाड़ी लेके आती हूँ रात के 8 बजे, आई कैन नॉट स्टॉप द कार इट, क्योंकि इतने लोग ड्रंक स्टेट में, और लोकल लोग होते हैं ना, आप गाड़ी को रोक भी नहीं सकते। और गाड़ी की रोड की स्टेट इतनी बेकार है कि हर 30 से 34 मिनट में आपकी गाड़ी का टायर चला ही जाता है। तो गवर्नमेंट को बेसिक अगर रोड कनेक्टिविटी होगी, नियर बाई एरिया क्लीन करेंगे तो चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें उस पर भी एक बड़ा सवाल निशान खड़ा हुआ है। जिस तरीके से 24 मीटर रोड की कनेक्टिविटी की बात करें, दूसरी तरफ पीने की पानी की बात करें, तमाम वो मूलभूत सुविधा जिनके लिए यहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो तरस रहे हैं और तमाम चीज़ें। सर क्या कहना चाहेंगे अंतिम में, किस तरीके की पूरी आपका सफ़र रहा? क्योंकि लगातार हम बात करें, हरेरा की बात करें, हुडा ऑफिस की बात करें, अधिकारियों के साथ साथ नेताओं की बात करें, CM तक आपने अपनी जो मांग है वो पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कोई समाधान निकलता नजर आया अभी तक? देखिए, इस सोसाइटी की समस्याएं तो हमने सुनी है और रेजिडेंट्स की भी, और खास तौर पर जो निचोड़ है वो जब तक 24 मीटर रोड की एक्विजिशन नहीं होगी तब तक बाकी फैसिलिटीज इस सोसाइटी को कम से कम नहीं मिल सकती, ये तो तय है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो ओवरऑल इस सराउंडिंग में जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो है हमारे पास
टोल का कई बार मुद्दा आया है और वो आया और गया, पॉलिटिकल मुद्दा बन के रह गया है। पर उससे भी बड़ा एक और मुद्दा हमारे पास आ जाता है कि इन सेक्टरों की जो एंट्री है उस पर लेके अक्सर कंजेशन रहता है, वहाँ इतना जाम रहता है कि अगर आप सुबह और शाम आए तो आपको 30 से 40 मिनट वेट करना पड़ता है फ्लाईओवर के नीचे। उसके लिए पीछे लोगों ने आवाज़ उठाई और हम सब ने मिलकर काम किया, तो एक यू टर्न का ऑप्शन जरूर मिला है, पर यू टर्न से काम चल नहीं रहा। वो जाम की समस्या अगेन दोबारा से होनी स्टार्ट हो गई है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन है अंडरपास। जब तक नेशनल हाईवे पे अंडरपासेस नहीं बनेंगे तो इन सेक्टरों की एंट्रियां स्मूथ हो ही नहीं सकती। तो अंडरपास को लेके गवर्नमेंट को तुरंत काम करना होगा। दूसरा, इन द मीन टाइम जो सर्विस लेन है वो बिल्कुल टूटी हुई है, उसको वाइडन करने की तुरंत जरूरत है ताकि एक स्मूथ कनेक्टिविटी इन द मीन टाइम हो पाए। और एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है, मेरे को तो कई बार ताज्जुब होता है कि हजारों करोड़ रुपए बतौर ईडीसी आईडीसी, मैं संजय जी आपको बता दूं एक ताज्जुब कि हर फ्लैट से ऑन एन एवरेज करीब 6 से 7 लाख रुपए ईडीसी आईडीसी और लगभग 6 से 7 लाख रुपए स्टैंप ड्यूटी, यानी हर घर से करीब 15 लाख रुपए नगद सरकार को दिया गया है कि भाई ये आप लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, और उसके बावजूद गवर्नमेंट इस पर काम नहीं कर पा रही है। बड़ी ताज्जुब की बात है। और मिलेनियम सिटी में हम आज भी रोड और पानी की बातें कर रहे हैं, तो विकास कहाँ जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा। और रोड के लिए मेरी गवर्नमेंट और अथॉरिटीज, खासतौर पर जीएमडीए को एक विशेष सलाह है कि आप तुरंत से जल्दी सेक्टर रोड्स के लिए एक ऐप बनाएं। जहां रोड टूटा हुआ हो वहां लोग फोटो क्लिक करें और डाल दें, आप तुरंत विद इन 24 आवर उस रोड को रिपेयर करें। अदरवाइज होता है क्या, रोड के छोटा सा पैच टूटता है और वो बढ़ते बढ़ते इतने बड़े खड्डों में तब्दील हो जाता है कि करोड़ों हजारों करोड़ की जो सड़कें हैं वो जीरो हो जाती हैं। सेम जहां तक बात आ रही थी सिक्योरिटी की, वुमेन सिक्योरिटी की खासतौर पर, तो अगर आप मेन सेक्टर रोड के साथ साथ या 24 मीटर रोड के साथ साथ देखेंगे तो जो ग्रीन बेल्ट है उस पर एनक्रोच हो गया है, झुग्गियां डल गई हैं, अवैध वहां पर कब्जे हो गए हैं। तो डीटीपी साहब से भी मेरा विशेष आग्रह है कि जीएमडीए की जितनी लैंड है खास तौर पर ग्रीन बेल्ट की, उस पर कब्जे नहीं होनी चाहिए, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस पर तुरंत कब्जे हटें और उनका सौंदर्यकरण हो, वहां पर प्लांटेशन हो, वहां पर साइकिलिंग ट्रैक बने, वहां सर्विस लेन बने। ये काम करने के हैं गवर्नमेंट को, पर पता नहीं क्यों शायद हमारे यहाँ की जो लोकल बॉडी है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही, वट एवर जो रीजन है। तो इसको जरूर देखें गवर्नमेंट। तो बिल्कुल आज तमाम जो रेजिडेंट थे सेक्टर 83 के पाम गार्डन के, साफ तौर पे जो समस्या है वो समस्याओं का अंबार है। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से तमाम अधिकारी और नेताओं के पास अपनी शिकायतें दर्ज जरूर करा दी हैं, लेकिन बिल्डर की मनमानी के चलते इन लोगों को सफर करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार पाम गार्डन के लोगों की समस्याओं का कब तक निदान करती है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी तरीके से हमारा आगे भी सफर जारी रहेगा। वॉइस ऑफ गुरुग्राम देखते रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा के प्लेटफॉर्म पर।